यूक्रेन में ड्रोन डे मनाया जा रहा है। ज़ेलेंस्की ने इस दिन को यूक्रेन की ड्रोन फोर्स के नाम कर दिया है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेटर के सटीक हमलों की वजह से ही रूस को हर महीने 30,000 से ज्यादा सैनिकों का नुकसान हो रहा है। ज़ेलेंस्की ने इस मौके पर ड्रोन फोर्सेस और यूक्रेनी तकनीक विकसित करने वालों को धन्यवाद दिया है। ज़ेलेंस्की का ड्रोन विश्व युद्ध शुरू। यूक्रेन ने हर महीने मारे 30,000 रूसी सैनिक। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ सबसे बड़े ड्रोन युद्ध की शुरुआत कर दी है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस की मेन अफिप्सकी ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। मॉस्को ने दावा किया कि रात भर में रूस के एयर डिफेंस ने 330 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। इस हमले के बाद रूस के कई इलाकों में ईंधन का संकट गहराता जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में लड़ी जा रही सबसे बड़ी लड़ाई में ज़ेलेंस्की को जीत मिल पाएगी? क्या जंग के बीच भी ज़ेलेंस्की अपनी सेना को वो ताकत दे पाएंगे जिससे वो मॉस्को ब्रिगेड का मुकाबला कर सकें? सबसे बड़ा सवाल ये है कि ज़ेलेंस्की रूस को वो जख्म दे पाएंगे जिससे रूस सेना को सरेंडर मोड पर लाया जा सके। तो 2022 में युद्ध की शुरुआत के साथ ही रूस की सेना ने यूक्रेन के 20% इलाकों पर कब्जा कर लिया है। 2025 में मॉस्को ब्रिगेड ने 6,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया पर अपना दावा ठोक दिया। लेकिन 2026 में ज़ेलेंस्की के लड़ाकों ने पूरी कहानी ही पलट कर रख दी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि करीब 600 वर्ग किलोमीटर इलाके को यूक्रेन की सेना ने रूस से फिर छीन लिया है। यूक्रेन का दावा है कि उसकी 3rd आर्मी कोर ने 150 किलोमीटर की फ्रंट लाइन में स्थिति मजबूत कर ली है। फ्रंट लाइन को मजबूत करने के लिए नए कमांड स्ट्रक्चर शुरू किए गए। रूस को पीछे धकेलने के लिए ड्रोन और रोबोटिक युद्ध क्षमताओं को बढ़ाया गया। यूक्रेन की 3rd आर्मी कोर ने दावा किया कि पहले हर महीने 70 वर्ग किलोमीटर जमीन गंवा देते थे, लेकिन आज की तारीख में 1 मीटर जमीन भी खिसकने नहीं दे रहे हैं। और अब जब जंग की नई तस्वीर ने रूस के शहरों की चिंता बढ़ा दी है, ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि उसके क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो ने रूस के अंदर 1000 किलोमीटर तक हमला किया। यह हमला रूस के शहर चेबोक्सरी में हुआ है, जिसमें रूस के मिलिट्री कारखाने को निशाना बनाया गया। चेबोक्सरी सैन्य कारखाना रूस के लिए बेहद अहम है। रूस की इस मिलिट्री फैक्ट्री में शाहिद ड्रोन, स्कंदर और कैलिब्र मिसाइलों के उपकरण बनाए जाते हैं। शाहिद ड्रोन की रेंज 1000 से 2500 किलोमीटर तक है और ये 185 घंटे की रफ्तार से और 50 किलो बारूद के साथ टारगेट को हिट कर सकती है। 500 किलोमीटर रेंज वाली स्कंदर मिसाइल 7200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और 700 किलो वॉरहेड के साथ अपने टारगेट को तबाह कर सकती है। कैलिब्र मिसाइल की रेंज 2500 किलोमीटर है और ये 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 500 किलो बारूद के साथ टारगेट पर हिट करती है। यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस ने इन तीनों हथियारों का जमकर इस्तेमाल किया। डोनेट्स्क से लेकर जापोरेजिया और कीव तक भारी तबाही मचाई। लेकिन पहली बार ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन में बनी मिसाइल FP5 फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल की ताकत दिखाई है। दावा है कि रूस में मिलिट्री और ऊर्जा टारगेट को हिट करने के लिए यूक्रेन ने एक दिन में 2 फ्लेमिंगो मिसाइल का इस्तेमाल किया। इस मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत है इसकी रेंज। ये 3000 किलोमीटर तक अपने टारगेट को तबाह कर सकती है। इसमें 1.5 टन का वॉरहेड है जो दुश्मन के सबसे सुरक्षित ठिकानों पर गहरे हमले की ताकत देता है। और यूक्रेन के इसी नए हथियार ने मॉस्को की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ा दी है।
Розуміємо, що робить Росія. Вона хоче ескалювати відносини всередині Європейського Союзу. Наприклад, коли йде наша відповідь на ті чи інші російські удари, і якщо в небі країн Латвії, Литви, Естонії з'являється російський дрон, зрозуміло для чого. І коли з'являється український дрон, ми розуміємо, що вони можуть змінювати курс наших дронів. अब सवाल सिर्फ रूस यूक्रेन के बीच की जंग का नहीं, सवाल है कि क्या दुनिया एक ऐसे युद्ध में घुस चुकी है जहां इंसानों से ज्यादा मशीनें लड़ेंगी और बंदूक से ज्यादा युद्ध का फैसला ड्रोन से होगा। 2026 में रूस ने हर महीने 8,000 से ज्यादा हमले किए, मतलब कि हर दिन करीब 260 ड्रोन अटैक। यूक्रेन ने थोड़ा कम 7,000 से ज्यादा ड्रोन हमले किए, मतलब 237 ड्रोन हमले रोजाना। यूक्रेन पर हमलों के लिए ज्यादातर सस्ते शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि यूक्रेन के ड्रोन हमलों की संख्या कम है, लेकिन सटीक और गहरे हमले कर रहा है। मार्च के महीने में यूक्रेन ने रूस के मुकाबले ज्यादा ड्रोन हमले किए। अब सवाल ये है, टैंक और फाइटर का दौर क्या खत्म हो गया है और इसकी जगह अटैक और निगरानी ड्रोन ने ले ली है? क्या आगे की जंग एआई और रोबोट से लड़ी जाएगी? यूक्रेन के मोर्चे से आने वाली तस्वीरें बता रही है कि अब लड़ाई सिर्फ बंकरों से नहीं लड़ी जा रही, बल्कि आसमान, समंदर और जमीन पर एक साथ रोबोटिक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। यूक्रेन की सेना फाइबर ऑप्टिक ड्रोन से लेकर सी ड्रोन और एआई आधारित सिस्टम तक का इस्तेमाल कर रही है। दूसरी तरफ रूस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एंटी ड्रोन सिस्टम के जरिए जवाब देने की कोशिश कर रहा है। रूस और यूक्रेन में अब मिसाइल की जगह ड्रोन बनाम ड्रोन की लड़ाई बहुत भयानक दौर में पहुंच चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अब इस युद्ध का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। जीपीएस जैमिंग से जंग की तस्वीर बदल रही है और एआई भविष्य का सबसे भरोसेमंद साथी होता जा रहा है। यही वजह है कि अब यूरोप के कई देशों की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बाल्टिक देशों से लेकर पोलैंड और जर्मनी तक डर इस बात का है कि अगर रूस और यूक्रेन की जंग और फैली तो इसका असर नेटो के आसमान तक पहुंच सकता है। अभी हाल ही में स्लोवाकिया में नेटो फोर्स ने लाइव फायर और ड्रोन युद्धाभ्यास किया। इस दौरान शहरी लड़ाई, ड्रोन और ऑपरेशन, टैंक फायरिंग और हैंड टू हैंड कॉम्बैट की ट्रेनिंग दी गई। नेटो ने बयान जारी किया कि यूक्रेन युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप में नेटो फोर्स की संख्या बढ़ाई गई है ताकि रूस के किसी भी संभावित खतरे का जवाब दिया जा सके। रूस ने क्रीमिया में परमाणु हमले से जुड़ी सैन्य तैयारियों का अभ्यास किया। इस दौरान न्यूक्लियर मिसाइल यूनिट, मोबाइल लॉन्चर्स और कमांड सिस्टम के एक्शन को परखा गया। मॉस्को ने चेतावनी दी कि ये अभ्यास पश्चिमी देशों और नेटो की बढ़ती सैन्य गतिविधियों के जवाब में किया गया। ऐसे वक्त में जब यूरोप में ड्रोन और मिसाइल युद्ध तेज हो रहा है, रूस की ये न्यूक्लियर ड्रिल दुनिया की चिंता बढ़ाने वाली मानी जा रही है। उधर ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए यूक्रेनी ड्रोन की दिशा बदलने की कोशिश कर रहा है और यही वजह है कि कई बार ड्रोन यूरोपीय देशों के हवाई इलाकों के पास दिखाई देते हैं और इसी वजह से यूरोप के आसमान में तनाव बढ़ता चला जा रहा है। बाल्टिक देशों में निगरानी बढ़ गई है, नेटो के एयर डिफेंस अलर्ट पर हैं। इसकी वजह से जंग का नया खतरा पैदा हो गया है। लेकिन मॉस्को भी चुप नहीं बैठा है। रूस ने हजारों किलोमीटर लंबी फ्रंट लाइन पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम तैनात किया है। नई लेजर तकनीक और एंटी ड्रोन गन की टेस्टिंग की जा रही है और सैन्य ठिकानों से लेकर तेल रिफाइनरी और बैंकों तक की छतों पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सिर्फ ड्रोन के दम पर युद्ध जीता जा सकता है? 4 साल से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, हजारों ड्रोन उड़ाए जा चुके हैं, लेकिन ना तो कीव झुका और ना ही मॉस्को पीछे हटा। यानी ड्रोन युद्ध में तबाही तो मचा सकता है, लेकिन जमीन पर कब्जा करने के लिए आज भी सैनिकों की जरूरत पड़ती है। और यही वजह है कि डॉनबास से लेकर के सुमय और जापोरेजिया तक खाइयों की लड़ाई अभी भी जारी है।
इसी बीच एक नई आशंका भी सामने आ रही है। अगर यूक्रेन की लंबी दूरी वाली मिसाइलें और ड्रोन रूस के और अंदर तक पहुंचने लगे और जवाब में रूस ने भी अपने हमले और तेज कर दिए, तो ये जंग सिर्फ यूक्रेन की सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसका असर यूरोप की सुरक्षा, वैश्विक अर्थव्यवस्था और दुनिया के भविष्य के युद्धों पर पड़ेगा। Искомый результат. Инфляция-то падает, сколько она уже 5 с небольшим процентов, поэтому думаю, что мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки и достижение других необходимых параметров. पुतिन भले ही दावा कर रहे हैं कि मॉस्को की अर्थव्यवस्था को उन्होंने संभाल लिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि रूस ने अब तक जंग में करीब 60 लाख करोड़ खर्च कर दिए हैं। रूस अपनी अर्थव्यवस्था को अभी युद्ध मोड में चला रहा है, लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि ये लंबे वक्त में सिस्टम ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। दूसरी तरफ जंग का ट्रेलर अब सैनिकों से ज्यादा ड्रोन और एआई वॉरफेयर में बदल गया है, जो ज्यादा खर्चीला है, लेकिन जंग में अब बारूद से ज्यादा मशीनों पर भरोसा है।